मैं रवि कुमार, स्वागत है रेनेशा आईएएस में। 7वें से 10वें जेपीएससी के जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने स्टडी के प्रति अत्यधिक कंसंट्रेट होंगे। इसी दौरान मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि इस संदर्भ में मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए इस वीडियो को बनाने का मैंने डिसीजन लिया कि कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो जो है, न सिर्फ जो सीधे सीधे सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, कोई भी नौकरी नहीं करते, सिर्फ कंसंट्रेट हैं अपने स्टडी पर, और दूसरे जो हैं नौकरी करते हुए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कम समय में ज़्यादा कैसे स्टडी करें। एक नॉर्मल सिचुएशन हो सकता है, एक एग्जाम बस आने वाला है। नॉर्मल सिचुएशन में जो आपका आ सकता है, नौकरी नहीं जिनके पास है, जिनके पास नौकरी करने वाले हैं, ये दोनों के लिए समान रूप से ही लगभग लागू होगा। तो देखिए, कम समय में स्टडी करना आपका हमेशा आपके स्टडी प्लान में होना चाहिए, एग्जाम दूर हो या सामने। क्लियर। लेकिन जो पहली वाली सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन, इसमें डेट्स का पता नहीं होता या फिर एग्जाम काफ़ी दूर होता है। इस सिचुएशन में आप कम समय में स्टडी करने के लिए आपको अपने आप को कैसे मैनेज कर सकें, यह भी एक कला है, इसे आपको समझना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आपकी स्टडी जो कभी भी प्रभावित नहीं होती। अब ये दूसरा सिचुएशन होता है, एग्जाम्स के ठीक पूर्व जो कम समय होता है, वहाँ पर कम समय में स्टडी करना आपका मजबूरी होता है। यहाँ पर कम समय में स्टडी करना आपका मजबूरी नहीं होता है, वो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर नॉर्मल में नौकरी नहीं है और नौकरी है, दोनों सिचुएशन में आप क्या क्या करें। तो इससे पहले हम लोग स्टडी कर लेंगे कि दोनों केस में नौकरी है या नौकरी नहीं है, दोनों सिचुएशन में हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। इसके लिए कुछ बेसिक तथ्य हैं, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर एक तथ्य को आपको ध्यान रखना है, नौकरी वाले और नहीं नौकरी करने वाले। ओके, नौकरी वालों का एक प्लस पॉइंट जो होता है, उन्हें आर्थिक तनाव विशेष नहीं रहता है। अगर वे सिंगल हैं, ठीक है, विवाह नहीं हुआ है और ठीक ठाक वेतन है, तो निश्चित रूप से उन्हें आर्थिक तनाव विशेष नहीं रहता है और वे कंसंट्रेट हो सकते हैं स्टडी पर। लेकिन उनके लिए जो नेगेटिव बात मेरे विचार से है, वो निश्चित रूप से है समय की कमी। ठीक है, और दूसरा कार्यालय से संबंधित तनाव, जो उन्हें कम समय में ज़्यादा स्टडी करने से कहीं ना कहीं रोकता है, उनका ये इस दृढ़ इच्छा शक्ति में बाधक बनता है। और जो नौकरी नहीं करते हैं, उनका जो प्लस पॉइंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके पास समय है। ठीक है, और जो नेगेटिव पॉइंट है, उनके पास समय ज़्यादा है। पहला नेगेटिव पॉइंट तो मैं यही बोलूँगा, जिससे टाइम इन्फ्लेशन उनके पास हमेशा उत्पन्न होता रहता है। जिस तरीके से मनी ज़्यादा होता है, तो अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है कि लोग पैसे लेकर के मार्केट निकल पड़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। उसी तरीके से जब समय ज़्यादा होता है, तो लोग समय को बर्बाद करने लगते हैं। क्लियर कि चलो ना, अभी नहीं पढ़ाई हुआ तो क्या हुआ, दोपहर में पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक है, और ये जो टालने की जो एक प्रकृति होती है, बहुत लोगों, मैक्सिमम लोगों में पाई जाती है। यही कारण है कि सफलता में वह बाधक बन जाता है। नेगेटिव पॉइंट्स, दूसरा नंबर जो है, जिनका नौकरी नहीं है, आर्थिक तनाव। अगर माँ बाप सक्षम है, पढ़ा रहे हैं, तब आपके आर्थिक तनाव नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी स्फीति वाली समस्या आ जाती है। आप सही यूज कर रहे हैं कि नहीं इस सुविधा का, वो आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर गलत यूज कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है। अगर माँ बाप आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं उस सिचुएशन में भी। तीसरा जो प्रॉब्लम्स है, जो शुरू में मैंने बताया, टाइम स्फीति,
उसमें सबसे बड़ा योगदान देता है मोबाइल। समय समय पर मोबाइल देखना, अपडेट्स देखना सोशल मीडिया का, वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है। तो प्लस और माइनस पॉइंट्स मैंने बता दिए। अब चलिए कुछ हम लोग बात करते हैं कि कंबाइंड क्या क्या ऐसा चीज़ है जो आपको, चाहे नौकरी वाले हैं आप हैं या नौकरी अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, जानबूझ करके छोड़े हैं, या एग्ज़ाम के लिए, अथवा आपको मिल नहीं पाया है, अथवा आपकी उम्र नहीं हुई है और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में भी, सारे सिचुएशन में आपको कुछ बेसिक तथ्यों पर ध्यान रखना होगा। अगर इन तथ्यों पर आप ध्यान रखते हैं तो एक आपके लिए मजबूत आधार बनाएगा, जिस आधार पर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। तो चलिए, जो जॉब में हैं अथवा नहीं हैं, सभी के लिए जो पीछे लिखा हुआ है आप सभी पर ध्यान दीजिए। इनका जो है विशेष रूप से केयर करना है। पहला, स्टडी के प्रति आपको संकेंद्रित रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ाने वाले जो भी तरीके हैं उसका आप लोगों को यूज करना है, जिसमें योगा जो है सबसे प्रमुख है। और दूसरा, लक्ष्य के प्रति दृष्टिकोण। ओके, अगर लक्ष्य आपके दिमाग में, आपके आँखों के सामने हमेशा नाचता रहेगा, तब आप स्टडी को उतनी ही फास्ट गति से कीजिएगा, क्योंकि आपको मंजिल तक पहुंचने की एक हड़बड़ी होगी, एक जिद होगी। ओके, ये हो गया। प्रत्येक दिन का आपका योजना जो है पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आज हमको क्या स्टडी करना है। मान लीजिए कि किसी भी टॉपिक को, मान लीजिए कि आपने मराठा काल जो मैंने आज पढ़ाया, आप टारगेट करते हैं कि 4 घंटे में समाप्त करना है। ओके, 4 घंटे की जगह आप 3 घंटे में अगर फिनिश कर देते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है। 4 अगर आपने निर्धारित किया है, 4 में भी आप कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 4 निर्धारित किया, 8-10 घंटा लग गया, फिर या कर ही नहीं पाए, टाल दिए, ओके, ये नेगेटिव पॉइंट है। ये भविष्य में आपको असफलता दे सकता है। सावधान हो जाइए कोई भी ऐसा करते हैं तो। ओके, स्मरण तकनीक का भरपूर यूज कीजिए, चाहे आप नौकरी वाले हैं या नहीं नौकरी वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। समय समय पर मैंने स्मरण तकनीक की जानकारी दी है। ओके, समय समय पर मैंने तरह तरह के ट्रिक्स को बताया है। जैसे अशोक का सारा बृहद अभिलेख का मैंने सूत्र बताया था, शाम को गिद्ध जागे सोए, आप देख सकते हैं उस वीडियो में, अशोक वाले मौर्य काल वाले वीडियो में जिसमें अभिलेख है, उसमें यह टेक्निक जो है इंक्लूड होगा। इस ढंग से आपको टेक्निक बनाना है, हर चीज़ जो है धीरे धीरे आसान बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेक्निक केवल बनाने से नहीं होता है, उसको भरपूर प्रैक्टिस भी करना है। उसके अलावा एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो थोड़ा सा ट्रेंड के विपरीत मैं बोल रहा हूँ, है ना। सिविल सेवा में जो ट्रेंड है, IIT मेडिकल तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स करते हैं कि रात को स्टडी करते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि 11 बजे सो जाइए। दिन भर का अपना रूटीन होना चाहिए। सुबह पढ़ने से काफ़ी फास्ट याद होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओके, सुबह पढ़िए कठिन टॉपिक्स को, जो आपको कठिन लगता है। जब भी किसी चीज़ को याद कीजिए, पहले उसको समझ लीजिए, बिना समझे तो याद करना शुरू भी मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, केवल टाइम बर्बाद होगा। समझने के बाद उसके थीम, मेन पॉइंट्स को निकालिए कि आखिर इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, उसको नोट कीजिए। नोट करने का भी समय नहीं है, आप अंडरलाइन कीजिए और उस मेन पॉइंट्स के सहारे अपना एक अलग तरीका बनाइए। ठीक है, एक पेज को आपने 5 मिनट निर्धारित किया कि इसको 5 मिनट में हमको फिनिश करना है, तो थीम तो आपको निकालना होगा। सारा लाइन बाई लाइन बच्चा की तरह याद नहीं करना है, वो सब 4-5 क्लास 6 क्लास तक के बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, JPSC की तैयारी कर रहे हैं, है ना। लाइन बाई लाइन नहीं ज़रूरत है, थीम निकालिए और सारा का सारा चीज़ जो है, जब आप राइटिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तो अपने वर्ड्स में आ जाना चाहिए। जब थिंकिंग कीजिए तो कुछ और एक और तरीका आपका विकसित हो जाएगा। क्लियर? तो आपका जब अपना तरीका होगा तो तरीका जो है धीरे धीरे डेवलप करता जाएगा। जो मूल पुस्तक जिससे आपने पढ़ा था, मूल गाइडर या टीचर्स जिनसे आपने पढ़ा था, सभी से अलग होगा, वो आपका अपना तरीका होगा, है ना। उसके बाद अगर रात को पढ़ने का जगह नहीं, दिन में पढ़ने का जगह नहीं है, हल्ला गुल्ला होता है, तब आपको रात को ही पढ़ना चाहिए, तब तो कोई चारा नहीं है।
क्लियर, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन आपके पास रूम है, सुविधा है, तो निश्चित रूप से सुबह 4 से रात 11 का ही प्लान रखिए, ओके, 10 या 11 बजे तक का। लेकिन अगर रूम वगैरह का प्रॉब्लम्स है तो निश्चित रूप से आप रात को भी स्टडी कर सकते हैं। स्टडी तो करना ही है, पास तो होना ही है। अगला है योगा, व्यायाम और वॉकिंग, रनिंग। जो भी आप करते हैं 45 मिनट्स सुबह सुबह जरूर दीजिए, ओके। और जो रात को स्टडी करते हैं मजबूरी में, वो शाम को दे सकते हैं, ओके। इसके अलावा सिलेबस को डिवीज़न आपको अच्छी तरह से करना है। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे तो मैं इस मत में कभी नहीं रहता कि आप एक भी टॉपिक छोड़ें, लेकिन मुख्य परीक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से आप सिलेक्टिव फर्स्ट राउंड में पढ़ सकते हैं और सेकेंड राउंड में जो बचे हुए हैं उस पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आप पर दिमाग पर जो है बोझ कम रहेगा, आपका टारगेट रहेगा कि चलो इतना करना है सिलेबस में, उसके बाद सेकेंड राउंड में देखा जाएगा कितना हो सकता है, क्लियर। तो इसको जरूर डिवीजन कर लेना, खास करके नौकरी वालों को। तनाव की समस्या, टेंशन की समस्या, नौकरी वाले हैं आप नहीं नौकरी वाले हैं, दोनों स्थिति में उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो नौकरी वाले हैं वहाँ पर तनाव की समस्या, कार्यालय से संबंधित तनाव हो सकते हैं, उच्च अधिकारियों के कारण कुछ तनाव हो सकते हैं, सहकर्मियों के कारण हो सकते हैं, कुछ भी तनाव हो सकता है। या फिर बाकी जो नहीं जॉब करने वाले हैं या जॉब करने में, बाकी तो सामान्य तनाव है, घरेलू तनाव हो सकता है, आर्थिक तनाव हो सकता है, ओके। तो इन सब को मैनेजमेंट करना है, क्योंकि यही स्टडी जो आपने टारगेट बनाया है अपना लाइफ का, उसी टारगेट को अगर आप फुलफिल करते हैं तो इस तनाव से बाहर निकल पाएंगे, अन्यथा बाहर निकलना निश्चित रूप से काफ़ी कठिन होगा। मनोरंजन, तैयारी कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका मनोरंजन करने का अधिकार जो है समाप्त हो जाता है, ओके। शाम का शाम जरूर मनोरंजन कीजिए, और ऐसा फिक्स नहीं है, बीच में भी या महीना 2 महीना में या सप्ताह में जब आपको लगे कि थोड़ा सा आपको अपने आप से आप सेटिस्फाइड हैं, अपने पढ़ाई से, अपने स्टडीज से, अपने टारगेट को अच्छी तरह से पूर्ण करने में आप सक्षम हैं, निश्चित रूप से मनोरंजन कीजिए बीच बीच में। और डेली मनोरंजन का जहाँ तक बात है, शाम को बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं, दोस्तों के साथ, ओके, बातचीत कर सकते हैं। रिवीजन टाइम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फास्ट स्टडी में, ये बाधक नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि फास्ट स्टडी में यह बाधक होता है, पूरी तरह से यह गलत है। आपको हर दिन 1 घंटा रिवीजन के लिए देना है। जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसको रात को आपको रिवीजन के लिए देना है। सुबह का जो टाइम है कठिन टॉपिक के लिए, दोपहर से रात तक का टाइम जो है कुछ जो सरल टॉपिक है, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके लिए रखिए। और रात को जो 1 घंटा एनी हाउ आपको निकालना है रिवीजन के लिए। और सोते समय जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसको एक बार ज़रूर सोच लीजिए, ठीक है। ये नौकरी वाले हों या बिना नौकरी वाले, सबको इतना चीज़ ध्यान रखना है। कुछ सामान्य बातें मैंने बात कर ली। अब कुछ जो बिना नौकरी वाले हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी की, उनके लिए क्या सावधानी रखना चाहिए। तो देखिए, पहला जो है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ओके। पढ़ना तो पड़ेगा ही, जेपीएससी से नौकरी लीजिए या कोई और नौकरी लीजिए, लेना तो है ही। इसीलिए धुआंधार पढ़िए, बिना सोचे समझे बस पढ़िए अपने स्टडी प्लान के तहत। उसके बाद मिनिमम 12 आवर्स आपको एनी हाउ निकालना है, क्योंकि आप जब स्टडी कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको ज़रूर आर्थिक हेल्प कर रहा होगा। और जो भी आर्थिक हेल्प कर रहा है, चाहे माँ बाप हों या कोई और हों, मनी जो है इससे तो आता नहीं है, उनको मेहनत तो लग रहा होगा ना। तो उस पैसे का महत्व समझिए, और उस पैसे का महत्व इसी में है कि जब भी आप पढ़िए पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। 24 घंटे में 12 घंटे आपको देना है, अच्छे रैंक से आप निकल जाएंगे, विश्वास कीजिए। और याद करने का टेक्निक्स तो मैंने बहुत सारा बता दिया, रात को पढ़ना है, दिन को पढ़ना है, वो भी बता दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक पेज को 5 मिनट अगर आप समय देते हैं, थीम्स निकाल लेते हैं कि किस पेज में क्या है, और कोई भी नया टॉपिक है तो 4 पेज से अधिक पढ़िए मत। गैपिंग नहीं होना चाहिए, बैठ करके हमेशा पढ़ना है, ये नहीं कि सो करके पढ़ रहे हैं, बहुत ही गलत तरीका है।
कभी भी आपका अच्छा तैयारी नहीं हो पाएगा। बैठ करके और आपके हाथों में पेन होना चाहिए, सामने में खुला हुआ कॉपी होना चाहिए। ओके। और जब भी आप याद करते हैं तो मैक्सिमम 4 पेज याद कीजिए और उसको फिर लिखना है। नॉर्मल समय के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम से जस्ट पूर्व का थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ओके। जब आप लिख लेते हैं तो जहाँ जहाँ छूटता है उसको फिर से लिखिए। क्लियर। अगर इस टेक्निक को आप यूज करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बहुत ही ज़बरदस्त कमांड हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है तो एक एक पेज के बाद ही लिखिए, या फिर 4-5 पेज हो जाता है तो फिर से एक राउंड लिख लीजिए। सिविल सेवा का सफलता का आधार ही है राइटिंग, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। और लिखने के जस्ट बाद, कोई भी टॉपिक आपने लिख लिया, लिखने के जस्ट बाद आपको पूरा अच्छी तरह से सोचना है। कक लाइन सोचने में समय नहीं लगता है, लिखने में भी समय नहीं लगता है। एक बार लिखना तो शुरू कीजिए, लेकिन सोचना उससे भी फास्ट होता है। अगर आपको अच्छी तरह से याद है, फटाफट सोच सकते हैं, फिर किसी भी दोस्त के सामने बोल सकते हैं। ठीक है। फिर मिरर के सामने आप खड़ा होकर के बोल सकते हैं। मिरर के सामने अगर आप खड़ा होकर के बोल रहे हैं, तेज आवाज़ में बोलिए। अगर आपके पास सुविधा है, किसी को कोई डिस्टर्ब आपसे नहीं होता है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तेज आवाज़ में मिरर के पास खड़ा होकर के पूरा का पूरा टॉपिक बोल जाइए। याद कैसे नहीं होगा। क्लियर। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, नौकरी वाले हैं तो क्या करें। निश्चित रूप से परिस्थितियां नौकरी वालों के लिए कुछ अलग होती हैं, थोड़ी कठिन होती हैं, लेकिन तनाव थोड़ा कहीं ना कहीं से कम होता है अगर तनाव लेने की आदत किसी में नहीं हो। बहुत लोग होते हैं कि कोई भी परिस्थिति में केवल तनाव ही लेना ही है। ठीक है। चाहे अच्छा सिचुएशन हो, ख़राब हो, वैसा अगर नहीं है किन्हीं का पर्सनालिटी तो तनाव को मैनेज कर सकते हैं नौकरी वाले। ओके। तो उस स्थिति में अगर आपके सिविल सेवा का सपना है, जेपीएससी को क्लियर करना है, तो कोई कठिन नहीं है ना। यहाँ देखिए, ऑफिस अगर आपका है, जिस दिन अगर सचिवालय सेवा में आप हैं तो निश्चित रूप से सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलता है, और नॉर्मल सेवा में आप हैं तो संडे को तो मिलता ही है, प्लस उत्सवों के दौरान भी मिलता है। तो अगर सचिवालय सेवा में है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो लगभग 150 दिन जो है आपका 150 प्लस आपको छुट्टी मिलता है। सचिवालय सेवा में नहीं भी हैं किसी पोस्ट में, सचिवालय या सचिवालय ऑफिस के, तो भी आपको छुट्टी तो मिलते ही हैं। ठीक है। हालांकि उसमें पर्व उत्सव होते हैं, आसान नहीं होता है पढ़ना, लेकिन संडे तो है 52 पक्का। तो संडे के लिए स्पेशल प्लान होना चाहिए। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से उत्सवों के दौरान भी आप कुछ समय निकाल सकते हैं, छुट्टी का सदुपयोग कर सकते हैं परिवार को समय देते हुए। तो यहाँ पर 4 घंटा का एनी हाउ आपको समय निकालना है, जिसमें सोशल मीडिया से स्पेशली आपको दूर रहना है। ठीक है। हाँ, आपके फ़ायदे की चीज़ देखने के लिए आप ज़रूर सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं। क्लियर। 4 घंटे के अलावा आप मनोरंजन के लिए भी समय निकाल सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप नौकरी कर रहे हैं तो मनोरंजन मत कीजिए, वो भी करना है, वो मैं शुरू में ही बता दिया हूँ, जो दोनों के लिए कंबाइंड है। यानी कि छुट्टी के लिए अलग प्लान आपका होना चाहिए, उस दिन धुआंधार पढ़िए, है ना। जो सामान्य कैंडिडेट जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं उस तरीके से कीजिए। दोनों के लिए आपका अलग अलग प्लान होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऑफिस के लिए भी आपका प्लान होना चाहिए। ओके। अगर संभव है आप पर एक्सेस वर्कफोर्स नहीं है, जैसे सरकारी ऑफिस में आप हैं तो हो सकता है कि जहाँ पर 4 कर्मियों की ज़रूरत है वहाँ पर आप अकेले हैं, तो इस स्थिति में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर समय मिल पाता है तो वहाँ पर जो भी आपने पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, उसको थिंकिंग कर सकते हैं, मन मन में रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ राइटिंग का बात जो है दिमाग से निकाल दीजिए, वहाँ संभव नहीं है। छोटे छोटे माइक्रो नोट्स बनाइए, जर्नल्स बनाइए छोटे छोटे, उसको अपने पास हमेशा रखिए। आप उसे मोबाइल में भी रख सकते हैं या छोटी सी पुस्तिका भी रख सकते हैं जो आपको आंखों को इफेक्टेड नहीं करेगा, उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सहकर्मी है जो जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो परीक्षा आप दे रहे हैं उसकी तैयारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके साथ मौका बेमौका जो है डिस्कशन कर सकते हैं किसी टॉपिक पर, आपस में भी कुछ प्लान बना सकते हैं। इससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ हो। जो राइटिंग का काम करना है वो घर में करना है, जो 4 घंटे का, वहाँ पर राइटिंग का काम कीजिए 2 घंटा कम से कम, बाकी 2 घंटा स्टडी कीजिए।
ठीक है। और संडे वगैरह को जो है पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से याद करना है, लिखना है पूरा, अच्छा उसका एक अपना अलग प्लान होना चाहिए। जो भी सर्विस करते हैं उनका प्लान घंटों पर आधारित नहीं होना चाहिए, मिनट्स पर आधारित होना चाहिए। इट मीन्स कि आपको एक ही चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे 3 कर्नाटक वार हुआ था, ओके, कर्नाटक वार जो साउथ में हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो एक एक वार्स को आप कर सकते हैं। मान लीजिए कभी 10 मिनट मिला आपके पास, छोटा सा नोट्स है, आपने सुबह टारगेट किया था, फटाफट बैठिए ऑफिस जाने से पहले कर्नाटक वार का जो जो सेनापति था, फ्रांस का क्या रोल था, अंग्रेज का क्या रोल था, कौन कौन से ट्रीटीज हुए थे, सारे को फटाफट लिख लीजिए, ईयर्स लिख लीजिए, कब से कब तीनों कर्नाटक वार हुआ था। जब मौका मिले उसे याद करते जाइए, थिंकिंग करते जाइए। घर जैसे आइए, जो 4 घंटे वाला टाइम है फटाफट जो है उसको लिख लेना है। क्लियर, इतना आपको करना है। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि जब आप ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो जहाँ पर ऑफिस है उसके आसपास ही अपने आवास बनाएं, है ना। भाड़े के घर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके आसपास रखेंगे तो आने जाने का जो समय है आपका निश्चित रूप से बचेगा। और डेली अगर आपका इस प्रक्रिया में 2 घंटा भी बचता है तो 30 दिन में 60 आवर्स बच सकता है। ये बहुत ही आपके लिए प्लस पॉइंट्स होगा। इतना ध्यान रखना है ऑफिस वालों को, तो निश्चित रूप से आप फटाफट जो है अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले, जब एग्ज़ाम के पहले काफ़ी कम समय हो तो क्या करें? क्लियर, तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं, एक जिनका तैयारी है, एक जिनका तैयारी पूरा नहीं है हुआ है। तो जिनका तैयारी है उनको जो रणनीति अपनाना चाहिए, कोई विशेष अंतर मत लाइए। जो शुरू में मैंने बताया है सारा करना है। यहाँ पर करना क्या है, मान लीजिए कि 30 चैप्टर्स टोटल हैं, सिलेबस या तो क्लियर है या अनक्लियर है, लेकिन जेपीएससी के मामले में तो क्लियर है, प्रीलिम्स का भी। मान लीजिए कि 40 चैप्टर्स हैं टोटल, पेपर 1 पेपर 2 मिला करके, मैंने गिना नहीं है, याद नहीं है, एवरेजली बता रहा हूँ। 30 दिन आपके पास समय है, तो 20 दिन का टारगेट रखिए। ओके, 20 दिन में हर दिन तो 2 चैप्टर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हर दिन 2 चैप्टर पढ़ेंगे। जिस दिन आपका टफ टॉपिक है, मान लीजिए सीएनटी पढ़ना है, तो पूरा दिन भर तो उसको चाहिए ही, जितना भी आपका कमांड है 1 दिन उसको दे दीजिए। उसके अलावा एसपीटी एवं अन्य भूमि कानून को 1 दिन दे दीजिए। लेकिन जब इजी आपका कोई टॉपिक है ना, मान लीजिए पूरा झारखंड का भूगोल को हम टारगेट करते हैं, तो उसके लिए 2 दिन ही समय दीजिए। वहाँ 5-6 टॉपिक जो है 2 दिन समय दीजिए, आपका कमांड है तो। क्लियर, तो इस ढंग से सरल टॉपिक को 1 दिन में 2 से 3 टॉपिक निकाल लीजिए। और तरीका वही होगा, बैठ करके पढ़ना है, पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और कुछ कुछ टफ टॉपिक्स को जो है, टफ सेक्शन को लिखते भी जाइए शॉर्ट में। ओके, और ये भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है 15 अगस्त 1947, क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं, बार बार रिवीजन हो रहा। क्लियर, तो चूंकि रिवीजन आपका होता रहा है, इस टाइप का अगर कोई भी सेक्शन है जहाँ पर आपका ज़बरदस्त कमांड है, उसको लिखने का नहीं ज़रूरत है, लेकिन थिंकिंग ज़रूर कर लीजिए। थिंकिंग करने के बाद ही आगे बढ़िए, और उस दिन एनी हाउ आपको टारगेट को पूरा करना है। आपका तैयारी पहले आपने मेहनत किया है, उस समय काफ़ी ईजी होगा। ओके, तो बाय द वे कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उस दिन नहीं कर पाएँ, तो छोड़ दीजिए उस टॉपिक को, अगला दिन जो आपका टारगेट है उसको कीजिए। और जो 10 दिन मैंने लास्ट में छुड़वाया है वहाँ पर बचे खुचे को फिर करना है, समझ गए होंगे। और तरीका वही है, राइटिंग को लास्ट तक नहीं छोड़ना है, भले ही आप उसको लिमिटेड कर दीजिए, शॉर्ट में लिखिए। और थिंकिंग को भी लास्ट तक नहीं छोड़ना है, खास करके सोते समय वाला जो मैं बताया करता हूँ, है ना। और रात को एक रिवीजन कर देता है आपका दिन भर का किया हुआ स्टडी। और जिनकी तैयारी नहीं है तो उनके लिए विशेष रूप से समस्या है, अभी समय है, कर लीजिए। ठीक है, जेपीएससी में अभी समय है, अभी कर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो निश्चित रूप से जितना आपका तैयारी है उतना अच्छी तरह से करके जाइए, वहाँ पर अनुभव ले सकते हैं। और अगर आपका किस्मत हुआ तो क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन फिर मुख्य परीक्षा कैसे कीजिए, एक समस्या बनी हुई रहती है। अभी समय है, कर लीजिए, प्लान बनाइए, क्योंकि समस्याएं तो सबके साथ होती हैं। जिस दिन आदमी जन्म लेता है
और जिस दिन आदमी की मृत्यु होती है तो पहले दिन से अंतिम दिन तक समस्याएं रहती ही हैं। उसको मैनेज कीजिए। अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो निश्चित रूप से समस्याओं पर नियंत्रण पाना सीखिए। यही बात करनी थी आप लोगों से। इस तरीके से याद कीजिए, इस तरीके से स्टडी कीजिए। जेपीएससी का जो समय बचा हुआ है जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि आपको लाभ हो। कल जो होगा आपका इकोनॉमिक्स का आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण सेक्शन होगा। उसके बाद हम लोग यूरोपीय कंपनी के साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री में इन कर जाएंगे। कल जो होगा वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार होगा। उसके बाद हम लोग यूरोपीय कंपनी करेंगे, उसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। उसके बाद पॉलिटी या ज्योग्राफी जो भी होगा शुरू किया जाएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के मेंबरशिप को ज़रूर प्राप्त करें। उससे कई लाभ आपको फ्यूचर में होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत